नमस्कार। हमारी आज की कहानी है नियति का खेल। अरे बेटा हितेश, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूं, कहकर हितेश अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगीं। दरवाजे पर भी देखा, मगर कोई नहीं था। हितेश बोला, आंटी जी, रोहित को ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज्यादा काम था, तो इस कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी, एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में रोहित के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भगवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें, उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने रोहित के बचपन की यादें ताजा हो गईं। कितनी मन्नतों से मांगा था रोहित को उन्होंने भगवान से। कभी चोट रोहित को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा अपने बेटे को। आज इस बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के लायक नहीं लगते। रोहित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माता पिता का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालात में रह रहे हैं? हितेश ने रोहित को समझाना चाहा। हितेश, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊं। अब मुझे अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। यहां दिन भर में इतने मैरिज, शादी आते हैं। अगर उन्हें छोड़कर एक दिन के लिए भी मैं चला जाऊं तो मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता, और गांव में रखा भी क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहां रहने को कहता हूं तो वे जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहां कमाता ही कितना हूं जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज सकूं? मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं पैसे भेजता रहूं। रोहित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है ना। तू उन्हें अपना समय देता है, ना ही पैसा। उनका भी तुझे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपनी अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वे भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। हितेश यह सब बातें बोलना चाह रहा था, लेकिन रोहित को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। रोहित अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत से पैसे बाबूजी से लिए। रोहित ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उस डॉक्टर को नमस्कार कर रहे थे। रोहित ने सोचा कि अगर जानवरों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों न वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उस दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है। उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थीं कि रोहित डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थीं कि डॉक्टरी करके रोहित शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन रोहित जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। रोहित का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गईं और कहने लगीं कि अब आपका काम और जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो बाबूजी बोले, उसके लिए मैं हूं। तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि वे दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन रोहित ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसके अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद रोहित की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन रोहित ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो उसके साथ ही काम करती है और डॉक्टर है। रोहित की शादी प्रिया से हो गई। प्रिया भी उसकी तरह गांव से नफरत करती थी और प्रिया नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी आकर उसके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसीलिए वे रोहित के घर नहीं आते थे। गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने रोहित से पैसे मांगे तो रोहित ने साफ इनकार कर दिया और कहा, अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। जो दुकान कितनी मेहनत से खड़ी की थी। यह दुकान अगर ना होती तो हम तुझे ना पढ़ा पाते और ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन रोहित को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने शहर की जिंदगी में मस्त था। रोहित की पत्नी प्रिया भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ
तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को क्रैच में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थीं कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन प्रिया ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गंवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसीलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगीं कि रोहित का बेटा धीरज अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि रोहित यहीं गांव में डॉक्टर ही करेगा और हमारे साथ ही रहेगा, और हमारे आंगन में ही रोहित के बेटे की किलकारियां गूंजेंगी। घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर रोहित यहां होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो रोहित ने रहने ही नहीं दी, और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि कहीं नौकरी कर लूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी। रोहित को जब हितेश ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि प्रिया मां बाबूजी को अपने साथ रखना को तैयार नहीं थी, लेकिन वह पैसे उनके लिए काफी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के मां बाप अब गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से रोहित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन प्रिया ने उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया और रोहित से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के मां बाप वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर हैं। रोहित का बेटा धीरज भी अब बड़ा हो चुका था और उसे भी डॉक्टर बनाने का ही सोच रखा था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। रोहित ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे धीरज के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। धीरज विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर वह अस्पताल दिखाया, लेकिन धीरज ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। रोहित और प्रिया दोनों जैसे सुन्न हो गए। धीरज, ये तुम क्या कह रहे हो? प्रिया बोलने लगी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगी, लेकिन तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहां पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन मां, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मैं यहां नहीं रहूंगा तो मतलब नहीं रहूंगा। मेरी कल की फ्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। धीरज ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। रोहित और प्रिया दोनों को जैसे कांटो तो खून नहीं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरज, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी, और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाए? प्रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। धीरज बोला, आप तो शुरू से ही मेरे बिना रह रही हैं ना। मुझे तो आपने हॉस्टल में छोड़ दिया था जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसी समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी ना, तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास। और दादा दादी को आपने कभी मुझे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता, हाँ, तो आप भी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? यह बात सुनकर जैसे प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे धीरज के रूप में उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ गए हैं। प्रिया गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। रोहित भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त हितेश याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, पर उसने दोस्त की कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद रोहित और प्रिया ने फैसला लिया कि वे वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थीं कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है, और बाबूजी का यह व्यवहार देखकर प्रिया और रोहित शर्म से जमीन में गड़ते जा रहे थे। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। प्रिया सोचने लगी कि माफी मांगू भी तो किस मुंह से। प्रिया और रोहित अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। आज तक उन्होंने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वे खुद इस स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वे उनके दर्द को समझ पा रहे थे। अम्मा और बाबूजी की जर्जर हालत देखकर प्रिया और रोहित अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। रोहित और प्रिया अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने धीरज खड़ा था। प्रिया और रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
हैरान होते हुए प्रिया ने पूछा, पर बेटा, तेरी तो आज फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूं और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूं। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ आए हो। हितेश अंकल ने आपको वृद्धाश्रम में बात करते हुए सुना था। जब आपने हितेश अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से भी नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सकें कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मैं बरसों से अपने दादा दादी के प्यार को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूं। धीरज की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उनकी आंखें नम हो गईं। प्रिया और रोहित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज धीरज को अपने दादा दादी का प्यार मिल गया और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वे हमेशा रहने का सपना देखते थे। दोस्तों, माँ बाप हजारों तकलीफें सहन करके भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। वो उम्र भर अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं। यहां तक कि अपने सारे सपने और खुशियां भी कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार उनके बेटे बहू और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो, यही चीज उन्हें खुशी देती है, जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखने लगती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।